हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 जो है बायोमोलिक्यूल्स। हमारे बायोस्फीयर में बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी उनकी वाइड वैरायटी हमें दिखती है। यहाँ पर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम केमिकल से बने होते हैं? अगर हम इन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या फिर माइक्रोबियल पेस्ट पर एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करें तो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स वहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और ये सभी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इनके रिस्पेक्टिव कंटेंट कि वो कितना पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होंगे। और अगर ऐसा ही एलिमेंटल एनालिसिस हम अर्थ की क्रस्ट पर करें तो हमें यही एलिमेंट्स वहां पर भी मिलने वाले हैं। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे, तो फिर इन दोनों के बीच में एलिमेंटल लिस्ट में ऐसा क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? तो वैसे तो यहाँ पर एज सच कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। जो एलिमेंट्स अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं वो सेम एलिमेंट्स लिविंग टिश्यूज में भी मिलते हैं। लेकिन जब हम क्लोज एग्जामिनेशन करते हैं तो ये पता लगता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेटिव अबंडेंस दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अर्थ क्रस्ट के मुकाबले ज्यादा प्रेजेंट रहता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक कंपैरिजन चार्ट जहां पर हमने एलिमेंट्स का कंपैरिजन किया है अर्थ की क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में कि वहां पर उनका कितना परसेंटेज वेट प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले हाइड्रोजन दिखाया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है कंपैरेटिवली ह्यूमन बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट रहता है। इसी तरह कार्बन भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसी तरह आप बाकी एलिमेंट्स का भी कंपैरिजन यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो अर्थ की क्रस्ट में भी पाए जाते हैं और साथ ही ह्यूमन बॉडी में भी, यानी ये सभी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर में प्रेजेंट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड हैं। हम इन सभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो टॉपिक आता है वो है केमिकल कॉम्पोजिशन एनालिसिस। जिस तरह हमने अभी एलिमेंट्स की बात की है उसी तरह हम ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए हम लिविंग टिश्यूज का केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये केमिकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। यहाँ हम जानते हैं सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जो है केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस करने के लिए यानी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके सामने यहाँ दिखाई गई है। सबसे पहले कोई भी लिविंग टिश्यू, चाहे लिवर या कैरेट। फिर हमें चाहिए होता है TCA यानी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर हमें चाहिए एक बीकर, साथ में एक मोर्टर पेस्टल और एक चीज क्लॉथ। तो चलिए आगे देखते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे हम यहाँ पर केमिकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लिवर या कैरेट में से किसी भी एक लिविंग टिश्यू को लेते हैं। टिश्यू के एक छोटे से पार्ट को हम मोर्टर में डालते हैं। मोर्टर में हम ऐड करते हैं TCA। TCA को यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं तो इन दोनों को अब हम एक साथ यहाँ पर ग्राइंड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों को एक साथ यहाँ पर ग्राइंड किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राइंड करने के बाद फॉर्म हो जाती है एक थिक स्लरी। इसको अब फिल्टर आउट किया जाएगा एक बीकर के अंदर चीज क्लॉथ की मदद से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लॉथ को हम ऐसे टाई कर देते हैं। उसके बाद हम इस थिक स्लरी को यहाँ पर फिल्टर आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे डिपॉजिट हो रहा है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। इसे हम साथ ही एसिड सॉल्युबल पूल भी कहते हैं। और ऊपर की तरफ जो भी रेमनेंट्स बच जाते हैं उसे हम रेटिनेट कहते हैं। साथ ही उसे हम एसिड इनसॉल्युबल पूल भी कहते हैं। अब ये फिल्ट्रेट की जो हमने यहाँ पर बात की है, जिसे हम एसिड सॉल्युबल पूल भी कहते हैं, इसे गुजरना पड़ता है बहुत सी सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू। इन सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड को बाकी सभी कंपाउंड से अलग किया जाता है और फिर इन कंपाउंड्स का
अगर हम एनालिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं एनालिटिकल टेक्निक्स की मदद से, तो वहां पर हमें पता चलता है कि उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और साथ ही उनका एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या है। तो वो सभी कार्बन कंपाउंड्स जो लिविंग टिश्यूज में मिलते हैं या फिर उनमें पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहला यहाँ दिया है कार्बोहाइड्रेट, इसी तरह प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स भी लिविंग टिश्यूज में देखने को मिलते हैं। हम इन सभी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में इस चैप्टर में आगे और अच्छे से जानेंगे। ऐसा नहीं है कि लिविंग टिश्यूज के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स ही देखने को मिलते हैं, बल्कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इन लिविंग टिश्यूज का एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी एलिमेंटल कॉम्पोजिशन क्या है, जैसे कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और हम पाते हैं कि वहां पर हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन ऐसे एलिमेंट्स हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। साथ ही हम वहां पर कंपाउंड एनालिसिस भी कर सकते हैं, यानी हम ये भी जान सकते हैं कि वहां पर हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इन कंपाउंड्स या फिर इन लिविंग टिश्यूज के कॉम्पोजिशन को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड, या फिर फ्रक्टोज के अंदर हमें कीटोन ग्रुप भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं ये बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, यानी बायोमोलिक्यूल्स की।